बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज का मौजू हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन मौजू है। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत हसास टॉपिक था। पहले हम 2 वीडियो इस टॉपिक पे बना चुके हैं, जिसमें हमने ये बात की थी कि लोग अगर आपकी इज़्ज़त नहीं करते, अगर रिश्तेदार और आपके शरीक हयात आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो आपको क्या करना चाहिए। आप ऐसा क्या करें कि आपके शरीक हयात आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर दें, आपके बच्चे आपकी बात मानने लगें, बाकी लोग भी आपकी इज़्ज़त करें, आपको अहमियत दें। पहली बात नाज़रीन, आप ये समझ लीजिए कि अगर लोग आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपने उनको ये मौका दिया है कि वो आपकी बेइज्जती करें। अगर लोग आपका एहतराम नहीं कर रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसकी वजह आप हैं। क्या आपने नहीं देखा, आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि एक घर में 2 बहुएं आती हैं। एक बहू की बहुत इज्जत होती है, सब उसका एहतराम करते हैं, बात मानते हैं, और दूसरी बहू आती है, चाहे वो बहुत तेज़ ना भी हो, सीधी सादी भी हो, लेकिन उसको लोग दबा भी लेते हैं और उसको तंग भी करते हैं, उसको परेशान भी करते हैं। देखिए, ससुराली वही है, सारे लोग नंदे सास वही हैं, लेकिन एक को इज्जत मिल रही है और एक को इज्जत नहीं मिल रही। इसी तरह हम देखते हैं, एक शख्स है, वो 2 शादियां कर लेता है। एक बीवी का बहुत ख्याल रख रहा होता है और दूसरी बीवी को पूछता तक नहीं है। आदमी वही है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई 2 आदमियों की बात कर रहा हूं मैं, एक ही आदमी है, लेकिन उस औरत ने सिखाया है कि मुझे इस तरह इज्जत दो, और दूसरी औरत ने उसको सिखाया है कि मेरी इज्जत इसलिए नहीं हो रही है। नाज़रीन, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आप ये भी बात समझ लें कि ये वीडियो अगर आप पूरी देख सकते हैं, पूरी वीडियो देखने का आपके पास टाइम है, तो आप देखिए, क्योंकि इसमें अगर आपने बीच में से छोड़ दिया तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि जो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। ये हो सकता है कि आप आधी बात समझें और आपकी ज़िंदगी में मज़ीद प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं। अगर आपके पास वक्त है तो आप देखिए, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो अभी रुक जाइए, जब वक्त होगा जब आप इस वीडियो को देखिएगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि आपको क्या करना चाहिए कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात माने, इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें पहला पॉइंट ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से मत दें। नाज़रीन, हम इतनी बड़ी गलती करते हैं कि हम चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दें। उसने अगर गाली बकी है तो मैं भी गाली का जवाब गाली से दूँ, उससे चीख के बात की तो मैं भी चीख के जवाब दूँ, उसने गलत काम कर दिया तो मैं भी गलत। 2 गलत काम मिलके एक सही नहीं हो सकते। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, इस तरह से आपके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। हम देखते नहीं है घरों के अंदर कि अगर कोई बहू गलत काम कर देती है और शोहर उसको दरगुजर कर देता है, तो सास कहती है आगे कि तुमने उसको छोड़ कैसे दिया, तुम कैसे बेगैरत इंसान हो। ये नहीं, उसको ऐसी सी गालियाँ सुननी पड़ती हैं और वो जाके क्या करता है, फिर वो कहता है कि जाके फिर वो लड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह हम देखते हैं कि आपने देखा नहीं है कि लड़की की माएँ समझा रही होती हैं कि तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो, कि हम मर गए, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हम तुम्हें संभाल नहीं सकते। वो ये कह रही होती है कि तुम्हें जवाब देना चाहिए, तुम्हें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें चीज़ों को टैक्टफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। इसलिए कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से ना दें। दूसरी बात क्या नहीं करनी चाहिए? दूसरी बात ये कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने हमें तकलीफ पहुंचाई है, परेशान किया हमें, तो हम सबक सिखाएं इसे। अच्छा, इसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि आप हर वक्त सोचते रहते हैं कि मुझे सबक सिखाना है, तो मैं क्या करूं, किस तरह से इसको नुकसान पहुंचा दूं। आपका जहन जो है वो साजिश हो जाता है। और दूसरा नुकसान ये होता है, जो उस बंदे ने आपका गलत किया होता है ना, वो फुल टाइम आपके जहन में रहता है, उसको आप निकाल ही नहीं पाते हैं, और फिर उससे ये होता है घर का माहौल ख़राब होता है, क्योंकि आप स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं। वो हमारे दोस्त हैं ना, इमरान शमशाद, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो हमारी किताब है तरबियत ज़हन बच्चे की, उसको भी रिव्यू की, उस पर भी रिव्यू लिखा है। तो वो कहते हैं कि क्यों वो सर पर सवार है तेरे दिल से उतर गया है क्या। बहुत ज़बरदस्त। यानी जब कोई हमारे दिल से उतर गया है तो उसे सर पे सवार करने की क्या जरूरत है आपको। लेट इट गो, जाने दें, उसको माफ कर दें। तो नाज़रीन, और एक बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि जो शख्स इंतकाम के तरीकों पर गौर करता है उसके जख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। आप क्यों चाहते हैं आपके जख्म ताज़ा रहें? आप क्यों इंतकाम के तरीकों पर गौर कर रहे हैं, बदलों के तरीकों पर गौर कर रहे हैं? माफ कीजिए, आगे बढ़िए। दूसरा काम ये मत कीजिएगा। तीसरा काम ये कि मौके से फायदा मत उठाइए। आपको गीबत करने का मौका मिल रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने का मौका मिल रहा है, अगर आपने उस मौके से फायदा उठाया तो यकीन करें आप लॉन्ग रन में बहुत पछताएंगे, बहुत परेशान रहेंगे। आपका ज़मीर आपसे कहेगा कि यार तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम उस वक्त तुम ये ना करते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता।
आगे चल के हालात बेहतर हो ही जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम ऐसा करते क्यों हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि आइंदा वही हरकतें ना करे, आइंदा वो बदतमीजी ना करे, आइंदा हमें नुकसान ना पहुंचाए, या हम हमदर्दी हासिल करने के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये बात ध्यान में बिठा लीजिए कि अगर आप ये तरीके इख्तियार करेंगे, नेगेटिव तरीके इख्तियार करेंगे, तो वो सुधरेगा नहीं। बाज़ औक़ात वक्ती तौर पे इंसान रुक जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में चीज़ें बेहतर नहीं होती। लॉन्ग रन में चीज़ें बेहतर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मेजर लेने पड़ते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें से पहला पॉइंट ये कि आप जिम्मेदारी कबूल कीजिए। जिम्मेदारी किस बात की कबूल करना? जिम्मेदारी कबूल करने से मुराद ये कि जैसे माएँ बताती हैं कि बच्चे हमारी बात तो सुनते नहीं है बिल्कुल, अपने बाप की सुन लेंगे, दादी की सुन लेंगे, दादा की सुन लेंगे, लेकिन मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। अच्छा, इस सारी जो वो बात कर रही होती हैं, इस सारी बात के दौरान उनका कहना और मानना ये होता है कि बच्चे की गलती है कि वो बाकियों को तो रिस्पेक्ट दे रहा है, उनकी तो इज्जत कर रहा है, लेकिन मुझे कोई अहमियत नहीं देता। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि जिम्मेदारी आपको कबूल करने की गलती मेरी है। कोई ऐसी वजह होगी ना कि वो मुझसे इस तरह बात कर रहा है, मुझसे मिसबिहेव कर रहा है, बाकी सब पूरा सही चल रहा है। वो यानी आपने सिखाया है कि मुझसे इस तरह बात करो, या आपने सिखाया है। सेकंड ये कि अगर शौहर बदतमीजी कर रहा है या सास इस तरह से कर रही है, ये बात समझ लीजिए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने सिखाया है। जब तक आप जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, चीजें बेहतर होंगी नहीं। आगे के सारे वो 20 पॉइंट बताएंगे आगे, सब फजूल है आपके लिए। बिल्कुल। जब तक कोई दूसरा जिम्मेदार है और जब तक आप रो रहे हैं, जब तक आप शिकवा शिकायत कर रहे हैं, चीजें बेहतर नहीं होंगी। पहला काम तो आपको ये करना है, जिम्मेदारी कबूल करना है। तो जिम्मेदारी कबूल करेंगे, उसका फायदा ये होगा कि आपके अंदर एक मजबूती आ जाएगी, आप रोना छोड़ देंगे। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर औरतें समझती हैं शायद रो के जो है और शौहर हमारी बात मान लेगा, समझ लेगा। ऐसा नहीं होता। शायद शुरू में, शादी के शुरू के दिनों में एक आध दफा ऐसा हो जाए, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। फिर आगे से शौहर आपको ताने देने लगते हैं, तुम तो मुझे रोती रहती हो, तुम्हारे वजह से मसाइल होते हैं। अच्छा, बच्चे भी आपसे हमदर्दी नहीं करते हैं, वो इस बात को नहीं समझते कि हमारी माँ के साथ गलत हो रहा है या हमारी माँ जो बेकसूर है। वो ये कहते हैं कि ये तो रोती रहती हैं, ये तो परेशान रहती हैं। और फिर बच्चे क्या सीखते हैं? वो ये सीखते हैं कि हमारे बड़े, हमारे बाप, हमारे दादा दादी माँ को इस तरह दबा रहे हैं, बच्चे भी वैसे ही दबाते हैं आपको। और ये काम वो कॉन्शियसली नहीं करते, शऊरी तौर पे नहीं करते, वो सीख जाते हैं। उन्हें पता है कि हमारी माँ ये बात बर्दाश्त कर जाएगी, बेइज्जती सह जाएगी, तो वो बेइज्जती करते हैं। इसीलिए बच्चे मिसबिहेव कर रहे करते हैं, क्योंकि आपने मैसेज दे दिया। हम अपने रिएक्शन से मैसेज देते हैं कि हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ना जिम्मेदारी कबूल कीजिए, और जिम्मेदारी कबूल करने के बाद सबसे अहम काम आपको ये करना है ना, रोना नहीं है। एक मजबूत इंसान बनना है। मजबूत इंसान बनेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके हालात किस तरह से बेहतर होने लगेंगे। दूसरा पॉइंट ये कि आप खुद से मोहब्बत कीजिए, अपने आप को इज्जत दीजिए। अच्छा नाज़रीन, अपने आप से मोहब्बत करें, इज्जत दें, अपना ख्याल रखें। इससे मुराद क्या है? इससे मतलब ये कि बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि सुबह से रात तक काम में लगी रहती हैं, लेकिन वो जिस सूट में उठती हैं सो के, वो रात तक उसी में रहती हैं। इतना टाइम नहीं होता वो चेंज कर सकें। तो मैं कहूँगी कि उन्हें इतना टाइम निकालना चाहिए अपने लिए कि अपने आप को देखें, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करें। बच्चे क्या देखेंगे आपको, घर के बाकी लोग आपको क्या लेंगे? भी देखें, सास होती हैं, आम घरों की मैं बात कर रही हूँ, मैं देखा है आमतौर पर कि सासें जो सुबह उठते तैयार व्यार होकर कंघी छोटी करके बड़े आराम से तख्त पे या अपने उसे बैठ जाती हैं। बहू पूरे दिन काम में लगी रहती है। इस काम के दौरान अपने आप को भी टाइम दें आप। अच्छा, दूसरी बात ये कि सिर्फ ज़ाहरी बात नहीं है कि आप ज़ाहिर तौर पर अच्छे नज़र आएँ, आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना चाहिए। आप किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, आप उनको देखें। आपका जहन घर के जो काम काज है इनसे थोड़ा हट के और चीज़ों में भी जाना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करें आप। दूसरी सबसे अहम बात ये कि बहुत सी औरतें हमें देख रही होंगी जो किसी न किसी वजह से अपने मैकों में आके बैठी हुई हैं। तो देखिए, पैचअप तो हो जाएगा, चले जाएंगी आप वापस घर अपने इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आप इसी सूरत हाल में जिसमें आप आई हैं इसी में जाएंगी तो क्या फ़ायदा हुआ आपके मैके आने का? इस वक्त का फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल इस बात की आप फिक्र ना करें कि लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्यों घर आके बैठ गई, और आप शुरू से आखिर तक सारी रुदात सुनाएं कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ मेरे साथ। इसमें टाइम ज़ाया ना करें, अपने आप को इस वक्त का फ़ायदा उठाएं, अपने आप को अपग्रेड करें। बहुत से कोर्सेज हैं, आप वो करें, किताबें पढ़ें, ताकि जब इंशाअल्लाह हालात नॉर्मल होंगे, आप वापस अपने घर जाएं तो वो पहले वाली ना हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका हो कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपकी इज्जत करने में मजबूर हो जाएं। बिल्कुल। देखिए, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, जब किसी की इज्जत करते हैं तो उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। आप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी ज़रूरियात का कितना ख्याल रखते हैं। तो अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे
तो अपनी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखेंगे। खुद से मोहब्बत करें। जो चीज़ आपके लिए जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो काम कीजिए। मैं आपको बताऊँ, आगे जो आपको पॉइंट बताएंगे वो सारे बेकार हो जाएंगे अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। मैंने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, लोगों की ज़िंदगी बेहतर होते हुए देखी है। ज़िंदगी बेहतर कहाँ से होती है? जब आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को इज्जत दीजिए। अपने आप को इज्जत देने से मुराद यही है कि आप अपने आप को बेहतर करें। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरी गलती है कि हम अल्फाज के जरिए चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हम देखते हैं इतने काबिल लोग, इतने बड़े बड़े लोग, इतने पढ़े लिखे लोग लड़ते रहते हैं पागलों की तरह। क्यों? इसलिए कि वो समझते हैं कि हम अल्फाज से चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। हम बच्चों के साथ भी करते हैं, लेक्चर दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई, इन चीज़ों से चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। आप जितने ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप अपना पावर लूज करना शुरू कर देते हैं। लूज मत करें। पावर लूज आपके हाथ से हुआ तो दूसरे को पावर मिल गया, अब वो चीज़ों को अपनी मर्जी से चलाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको अल्फाज कम इस्तेमाल करने, रवैयों से चीज़ों को चेंज करना है। आपके इस बात को मैं इस तरह एग्जाम्पल से बता सकती हूँ कि जिन घरों में आप देखा होगा माएँ बहुत चिढ़ती हैं, उन घरों में बच्चे माँ की बात कम मानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने तो ये सुना ही होगा कि लोग कहते हैं ना, इतना अरसा समझा रहा हूँ, 20 साल हो गए समझाते हुए इस औरत को, समझ ही नहीं रही। और तो कहती है पत्नी कैसे शख्स से शादी हो गई, 50 साल से समझा रही हूँ, इसको छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती, इतना बेवकूफ़ आदमी है। तो ये दोनों बातें हमें सुनने को मिल जाती हैं। तो जब आप अल्फाज से सही करने की कोशिश करेंगे ना, तो चीज़ें बेहतर नहीं होगी। चौथा पॉइंट हमारा है कि अल्फाज से नहीं, रवैये से आप समझाएं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे ज़ुबैर? मैं इस सवाल के जवाब के सभी मुंतज़िर हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। पहली बात तो ये कि काम रहें, पुरसुकून रहें। जितना ज़्यादा आप सुकून में रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। आइंदा आप बेइज्जती को बहुत आसानी से रोक सकेंगे। जैसे आप परेशान हो जाते हैं, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि सामने वाले के हाथ में आ रहती है ताकत। क्योंकि लोग आपकी बेइज्जती करते क्यों हैं? पहले तो ये बुनियादी तौर पर बात समझ लें। बेइज्जती करने की मकसद की वजह ये होती है कि वो आपसे कुछ काम करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके मुताबिक चलें, जो जो काम वो कह रहे हैं वो काम करते जाएं। तो जब आप उनकी बात पे डर जाएंगे, कोई आपसी बेइज्जती करे और आप घबरा जाएं, डर जाएं, हाथ पांव फूल जाएं, तो सामने वाले का काम हो जाता है पूरा। ये सब करते हैं, अनकॉन्शियसली सब करते हैं। माएँ भी ये करती हैं, बाप भी ये करते हैं, शोहर भी ये करते हैं, सासें भी ये करती हैं कि अगर डर गया ना सामने वाला बंदा, तो फिर तो आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा वो। आप डर जाते हैं तो सामने वाले को शय मिल जाती है, वो आपको मजीद डराता है क्योंकि उसको तो अपने काम करवाने। तो आपके सामने तो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती हैं। आप तो देखती हैं कि डरी हुई खवातीन को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो बताइए आप इस हवाले से। बिल्कुल, आपने यहाँ दो बातें की हैं, तो डरना नहीं है, सुकून से रहना है, पुरसुकून रहना है। तो मैं बताऊँ, मेरे पास एक कॉल आई तो खातून बड़ी परेशान थी, रो रही थी। कहने ही कि मेरे शौहर जो जा चुके हैं ऑफिस, और मेरी सास जो हैं उनके जाते ही, मेरे शौहर के जाते ही चीख पुकार शुरू कर देती हैं, गालियाँ देना शुरू कर देती हैं मुझे। मैं अपने कमरे से बाहर निकल सकती नहीं हूँ। कह लीजिए सर, अपने कमरे में बैठी हूँ, बिल्कुल भूखी हूँ, मैं कमरे से बाहर जा सकती नहीं हूँ, किचन बाहर ही है ज़ाहिर है। और मैं अपने शौहर को फ़ोन करके बताऊँगी अगर कि आपकी माँ ये सब कुछ कर रही हैं, तो वो उधर ऑफिस में, वहाँ से वो उल्टा मुझे सुना रहे होते हैं कि तुम यहाँ भी सुकून से रहने नहीं दे रही हो, मुझे खुद हैंडल कर लो। मैं कैसे हैंडल करूँ अपनी सास को? मैंने कहा आपकी सास सुना रही है ना, सुनाने दो उनको। आप हिम्मत करें, कमरे से बाहर निकलें, डरे नहीं। आप डरे कमरे में बैठी रहेंगी, वो बोलती रहेंगी, वो बोलेंगी तो ना, तो आप थोड़ी सी हिम्मत से काम लेके आप बाहर जाइए। आप कमरे में भूखी तो ना रहे ना, अपने काम तो सारे करें ना। मैंने कहा आप कमरे से बाहर जाएं, किचन में जाके अपनी मर्जी से आपको जो काम करना है आप काम करें, कोई जवाब मत दें उन्हें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। और ये जाहिर भी ना करें कि आप डर रही हैं, डर देख रही हैं उनको क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, रिलैक्स करके सारे काम करें। तो कहने लगे अच्छा चले, मैं कोशिश करती हूँ इस तरह करने की। मैं अपने शौहर को फ़ोन बिल्कुल मत कीजिएगा इस दौरान आप। खैर उन्हें ऐसे ही क्या, दूसरे दिन का फ़ोन आया मेरे पास। कहने लगी आपने तो ऐसी बात बताई मुझे कि मैं हैरान हूँ कि मैंने ऐसा किया, और मेरी सास जो थी वो और ज़्यादा हाइपर हुई। यानी ऐसा नहीं वो चुप हो गई, वो ये देखे कि वो खामोश है, वो और हाइपर हुई। अच्छा, वो क्यों हुई है, इस पर हम आगे आगे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो और हाइपर हो गई। कहने लगी लेकिन मैं आपके मशवरे के मुताबिक मैं बिल्कुल काम रही, मैं बिल्कुल पुरसुकून रही, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ना सिर्फ मैं किचन जाके अपना खाना पीना किया, बल्कि मैंने जो मेरे बाहर के काम थे, कमरे से बाहर के काम, मैंने वो भी किए। कहने लगी रात में मेरी सास का बीपी हाई हो गया। यानी हमेशा मेरा होता था, आज उनका बीपी हाई हो गया। तो देखिए ये होता है जब हम डरते नहीं हैं, हम पुरसुकून रहते हैं ना, तो सामने वाले के पास चीखने चिल्लाने के अलावा फिर कुछ बचता नहीं है।
फिर वो ये सोचता है मेरे चीखने का, मेरे चिल्लाने का फ़ायदा नहीं हुआ, ना ये डर रही है ना ये घबरा रही है, तो पुरसुकून है। बीपी फिर उन्हीं का हाई होता है। और गुस्सा मत कीजिएगा नाज़रीन। जब आप गुस्सा करते हैं ना तो फिर तो आप अपनी पावर लूज कर देते हैं। जो लोग आपको ठीक समझ रहे होते हैं वो भी गलत समझने शुरू कर देते हैं। फिर गुस्सा करने से ये होता है ना कि सामने वाले को मजे में भड़ास निकालने का मौका मिल जाता है। हाँ। एक बंदा अकेला कब तक बोलेगा, कब तक सुनाएगा। हाँ, वो बात से बात निकलती है। आपने जवाब दिया, वो दो जवाब उसके जहन में और आएंगे, और आप जितना बोलते रहेंगे ना उस दलदल में फंसते रहेंगे। खामोशी इस मौके पे बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा आप एक काम बड़ा मजे का करें, इसका बहुत फायदा होगा आपको। वो ये कि आप ना कॉमेडी फिल्में देखना शुरू कर दें। देखिए, ये चीज़ें ओवरनाइट चेंज नहीं होती, मैं आपको फिर बताता हूँ। अच्छा, जितनी जल्दी शुरू कर दें उतना अच्छा है। खैर, आपने कॉमेडी फिल्में देखना शुरू कर दी, आपने कॉमेडी क्लिप देखना शुरू कर दी, कॉमेडी किताबें पढ़ना शुरू कर दी। इसका फायदा ये होगा कि जिन चीज़ों पर आपको गुस्सा आता था ना, उन पर गुस्सा नहीं आएगा, चीज़ें आपको फनी लगना शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे आपकी सास जो है वो एक कार्टून कैरेक्टर है, वो बोल रही है रियली। अच्छा, कि टेक्निक एनएलपी में सिखाई जाती है कि कार्टून है, वो बोले आ रहा है और आपको देख के उसको हंसी आ रही है, आपको सास हंसी आ से रही भी है। आपका प्रोग्राम देख रही है, ऐसी बात नहीं है। वो बहू के बारे में इस तरह सोचे। देखिए, जितना ज्यादा खुश रहेंगे ना उतनी आसानी से चीजों को हैंडल कर लेंगे। हम ये नहीं चाहते कि आपकी लड़ाइयाँ हो। हम तो ये चाह रहे हैं कि लड़ाइयों को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा। अच्छा, आपके मजबूत होने से सामने वाले को भी फायदा होगा। मिसाल के तौर पे जब ये जैसा अभी ने जिन खातून का बताया, सास का बीपी हाई हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सास रियलाइज करेंगी कि मेरे चीखने का, गुस्सा करने का फायदा नहीं है, तो आइंदा उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। देखिए, हम जो आपको चीजें बता रहे हैं, शुरू में एक को नुकसान होता है, जिसकी बेइज्जती हो रही है उसको नुकसान होगा। जिसकी बेइज्जती हो रही है, जब वो स्ट्रेटेजीज पे अमल करेगा तो सामने वाले को थोड़ा सा नुकसान होगा, वो और गुस्सा करेगा। लेकिन आगे चल के दोनों सुकून में आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि वक्ती तौर पे रोजाना लड़ने से बेहतर है कि आप ऐसा काम करें कि थोड़ी सी गुस्सा का लेवल बढ़ जाए। जब सफाई शुरू करते हैं ना घर की, क्या होता है, घर पहले से ज्यादा गंदा होता है। पहले गंदगी, हर तरफ आप गंदगी, कीचड़, पानी वानी अगर आप धो रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब साफ हो जाता है कितना चमक जाता है, हर चीज ऑर्डर में आती है। सफाई करने का तरीका यही है कि पहले गंदगी होती है। हम तो सफाई करने के लिए भी गंदा कपड़ा मांगते हैं ना। तो वही चीज है कि आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा फनी होना है। फिर इसके बाद आपको एक मजेदार काम ये करना है कि बाज़ औक़ात आपको फजूल में गुस्सा आ रहा होता है। हमें अपनी ज़ात से इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतना ईगो हमारा बढ़ जाता है कि मामूली से मामूली जुमले हमें गुस्सा दिला रहे होते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि भाई हर बात पे गुस्सा नहीं करना। तो यहाँ पे आपने कहना संजीदा नहीं रहें, आप फनी मूड में रहें। लेकिन आपके इस बात में थोड़ा इजाफा करना चाहूँगी मैं कि जैसे अगर आपकी सास ने आपको कुछ कहा है, आप वैसे आमतौर बहुत चीज़ें उनसे रहती हैं, हंसी मजाक भी कर रही होती हैं, अपने देवरों से भी अच्छा आपका माहौल चल रहा होता है, अच्छे मूड में रहते हैं आप लोग, तो आपके देवर ने आपसे मिसबिहेव किया, नन ने आपसे मिसबिहेव किया है, तो आप ये ना सोचेंगे नहीं मुझे तो भाई जिस तरह रहती हूँ ऐसी रहूँ, थोड़ी देर बाद आप आए वैसे हंसी मजाक शुरू कर दिया, वैसे सब कुछ, तो वो कहेंगे कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हम कुछ भी कह लेंगे आके वैसे ही बढ़ जाएगी हमारे दोबारा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको संजीदगी इख्तियार करने की ज़रूरत है। यानी आप ना मुंह बनाएं, ना मिसबिहेव करें, जो बात हो रही है उस बात का जवाब दें, आप थोड़े अपने आप को कंट्रोल में कर लें, हंसी मजाक ना करें, एक्स्ट्रा फ्री ना हो, ताकि उन्हें फील हो कि हमने जो भाभी के साथ या सास सोचे मैं अपनी बहू के साथ जो रवैया इख्तियार किया है वो उसको पसंद नहीं आया है। अच्छा, ये उन घरानों के लिए खासतौर पे हो सकता है जहाँ पे ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हैं, जहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी जाती है छोटों के सामने, ये वहाँ पे जहाँ पे हल्की फुल्की चीज़ें चल रही होती है वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। हल्की फुल्की तो हर जगह पे होती है। हल्के फुल्के तो हम कहते हैं ना कि आप इग्नोर कर दें, बिल्कुल इग्नोर करना अच्छा है। हाँ, जहाँ पे मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो, जहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत हो वहाँ पे एक्शन लिया जाए। अच्छा, कुछ जगह पे आपको बड़े सीरियस स्टेप भी लेने पड़ते हैं। मतलब एक जो मैं आपसे जिस राइटर का मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी, वैन डायर की, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि शौहर की और बीवी की लड़ाई होती है। तो अब आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। हमने आपको मना किया कि आप बात ना करें, बातों से चीज़ें बेहतर नहीं होती, एक्शन से चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन एक्शन से पहले आपको थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है। आपको बताना पड़ता है अपने हस्बैंड को या अपनी सास को या अपनी बीवी को या अपने बच्चों को कि नेक्स्ट टाइम ये किया ना तो फिर मुझे कोई संजीदा कदम उठाना पड़ेगा, मैं ये काम कर दूंगी, बताना पड़ता है। जैसे खातून कहती है कि मेरे शौहर मुझे बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती करते थे, तो वो आई वैन डायर के पास, तो उन्होंने कहा भाई अब ना आप घर छोड़ के चले आए 2 दिन के लिए। तो उन्होंने पहले अपने शौहर को बताया कि देखो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप इस तरह से बात करते हैं, अब आपने किया ना तो मैं घर छोड़ के चले जाऊँगी। शौहर ने कहा कहाँ जाएगी, बेवकूफ़ बना रही है। तो वो दोबारा उन्होंने बदतमीजी की, तो उसने सामान लिया, अपने बच्चों को उठाया और एक होटल में चली गई 2 दिन के लिए। वो ढूंढता रहा पागलों की तरह, सारे रिश्तेदार यहाँ वहाँ, वो नहीं मिली। 2 दिन के बाद वो आई और उसने कहा कि अगर अब आपने मुझसे बदतमीजी की, वो मारा करता था, अब आपने मुझे अगर मारा तो मैं
फिर लंबे अरसे के लिए चले जाऊंगी। तो उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो समझ गया था, सबक सीख चुका था वो। कुछ अर्से बाद फिर गुस्सा आया, उसने फिर मारा। जब फिर मारा तो फिर वो 1 हफ्ते के लिए गायब हो गई। लेकिन जब आप कोई धमकी देते हैं ना कि मैं ये काम करूंगी या मैं काम करूंगा, पहले तो बहुत सोच समझ के देने वाला काम होता है। लेकिन उन्होंने दे दी ना धमकी आपने, तो फिर उस पर मजबूती से कायम भी रहे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो 1 हफ्ते बाद आई तो उसके बाद शोहर जो है वो सेट हो गया। क्या कहेंगे आप? मैं तो वही कहूँगी जो मैंने पहली वीडियो में कहा था कि ये वहाँ तो पॉसिबल है, यहाँ कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ तो औरत कदम भी निकालती है घर से बाहर बिला वजह बिला ज़रूरत, तो उस पर उंगलियाँ उठ जाती हैं कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किस लिए गई थी। चाहे वो सब बच्चों को लेके भी जाएगी तो 10वें सवालात हो जाते हैं। खुद उसके अपने मैके वाले उसके आगे आ जाते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर औरत कैसे कर सकती है, यहाँ नहीं कर सकती औरत इस तरह से। देखिए, यहाँ पे औरतें बहुत कुछ कर लेती हैं, आपको क्या पता। हर गली में हमें 1-2 घर ऐसे घर मिलते हैं जहाँ पे औरतों की चीखने की आवाज़ें बहुत दूर तक आती हैं। यहाँ ही नहीं है, वेस्ट में भी। वो जुमला आपने नहीं सुना, मगरिब में बड़ा मशहूर जुमला है कि वो बहुत बदनसीब है वो घर जहाँ पे मुर्गी की आवाज़ मुर्गे से बुलंद होती है। यानी मुर्गी की आवाज़ें तेज़ होती हैं, मुर्गे की छोट कम होती हैं। तो औरतें तो हमारे लड़ती हैं। अभी एक साहिबा की मैं काउंसलिंग कर रहा था, तो मुझे कहने लगी कि भाई मेरे शोहर जो मुझे मारते हैं, फिर मुझे गुस्सा आता है, तो फिर मैं भी उनको मारती हूँ। मैंने कहा क्या, कि नहीं सर मैं सही झूठ क्यों बोलूँ, मैं भी उनको मारती हूँ। मैंने फिर क्या होता है कि नहीं, फिर वो मोहल्ले जो हमारे पड़ोसी हैं वो आ जाते हैं बचाने के लिए, कि मुझे इतना अफसोस होता है, इतनी शर्मिंदगी होती है। मेरा शर्मिंदगी आपके लिए नहीं है, नहीं बात शर्मिंदगी की, शर्मिंदा तो आपके शोहर को होना चाहिए। तो खैर, हमारे की औरतें ये भी कर रही हैं। आपने कहा कि हमारी औरतें ये सब कुछ कर रही हैं, देखिए ये सब कुछ वो घर में रह के कर रही हैं, चफुकार भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। बाहर निकलने की उनकी हिम्मत नहीं होती है, वो नहीं जा पाती इस तरह से बाहर। होती है, मैं जानता हूँ ऐसी खवातीन को कि जो नाराज, जब उनको देखिए, एक जब एक बंदा बाज़ वक़्त इतना परेशान हो जाता है कि वो कुछ सीरियस एक्शन लेने के पोजीशन में होता है, तो वो क्या करता है, मतलब हम देखते नहीं, औरतें बताए खामोशी से शोहर के आने से पहले सामान लेती हैं, अपनी अम्मा के चले जाती हैं। ऐसे लोगों को जानता हूं मैं जो अपने अम्मा के लिए नहीं, के घर नहीं, अपने मैके नहीं, किसी दूर के रिश्तेदार के पास चले जाती हैं जहां पे मर्द का दिमाग भी ना जाए। तो ये जो सब के सब काम हो रहे हैं, हम आपको मशवरा ये नहीं देंगे कि ये सारे सारे काम करें। हम तो आपको मशवरा देंगे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पे इस्तेमाल करें, यानी अपने आप को ज़हनी तौर पे मजबूत करें। पहले तो आप अपने फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और साथ साथ जो है आप अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने आप को अपग्रेड करें। फिर आप बातचीत से मामला को हल करने की कोशिश मत करें, बातचीत से मामला हल होने होते तो हो चुके होते। अपनी स्ट्रेटजीज डिफरेंट इस्तेमाल करें, जिसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों से आप कह रहे हैं कि एक खातून कहती है कि मैं बच्चों से कहती थी कि भाई अपना डस्टबिन बाहर रख के आ जाया करो, वो नहीं रख के आते थे। एक दफ़ा समझाया, अगली दफ़ा डेडलाइन दी, बात की कि अगर अब तुमने नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे बिस्तर पे डस्टबिन खाली कर दूंगी। बच्चों ने फिर सीरियस नहीं लिया, तीसरा बार खाली कर दिया। जब बातचीत के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी जगहों पे आपको रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बातचीत से मसले हल हो जाते हैं। लेकिन हमारा डर और खौफ होता है कि हम बात ही नहीं कर पाते। जब बात ही नहीं करेंगे तो बातें क्लियर कैसे होंगी। हम डरते रहते हैं कि ये बात कर दी तो ऐसा ना हो जाए, ये कह दे तो वैसा ना हो जाए। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आप में बातचीत हो सकती है, वहाँ बातचीत करें। आप पहले बातचीत से ही मसले हल करने की कोशिश करें। नहीं हो रहे हैं बातचीत से मसले हल, जैसे जुबैर बता चुके हैं कि आपने समझाया और फिर दोबारा गुस्से में मर्द वही काम करता है, तो फिर आपको वहाँ पे कोई एक्शन दिखाने की ज़रूरत है। तो ये कि आप ये भी काम कर सकते हैं, बाकी एक इग्नोर मारने की कोशिश करें। इग्नोर मारने से मुराद क्या है कि अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, डांट रहा है, तो आप बच्चों से बातें में, बेटा अपने काम करो। यानी कपकपाना नहीं है, डरना नहीं है। सामने वाले को ये बात बुरी तो बहुत लगेगी, लेकिन वो ऐसा ऐसा रियलाइज़ करेगा कि इस पर मेरी बातों का उस तरह से असर नहीं हो रहा, फिर वो भी तमीज़ से बात करेगा। असल में लोग डांटते क्यों हैं, मैंने आपको अभी बताया ना कि उनको काम निकलवाना है। तो आप समझा दीजिए कि मुझसे काम ही करवाने ना आपको, तो अच्छे तरीके से करवाइए। तो आप क्या करें, बच्चों से बात कर ले, उसको और गुस्सा आएगा। परेशान ना हो, जितना ज़्यादा गुस्से से आप परेशान होंगे आपको मजीद गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बड़ी मज़ेदारी होती है, बाज़ वक़्त आपको शटअप कॉल देनी पड़ती है। उसका एक तरीका होता है, अब ये तरीका आपको खुद डिवाइस करना है। किस तरह से, यानी सारी बातों को जब आप इन बातों पर अमल कर रहे होंगे तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जिससे आप ये मामला कर रहे हैं, चाहे वो शोहर हो, बीवी हो, ससुर हो, सास हो, रिश्तेदार हो, बच्चे हो, तो आपको उनकी मोटिवेशन समझनी पड़ेगी कि किस चीज़ से उनको डर लगता है, किस चीज़ की लालच है उनको, और किस चीज़ से उनको मोहब्बत है, किस काम से उनको मोहब्बत है। तो देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके जिससे आपके मामला चल रहे हैं, जैसे मेरे हस्बैंड है, तो आपको लगता है कि ये ना अपने अब्बा से बहुत डरते हैं,
तो आप उसे कहते हैं देखिए मैं अब्बू से जाके बात करूंगी फिर मैं। हम जब आराम से बात कर सकते हैं तो लड़ने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, अगर आपने शोर से कह दिया ना मैं अब्बू से बात करूंगी, तो फिर बात कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, तो ये धमकी कतई मत दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप हमें खुद दुआएं देंगे कि इससे कितना फ़ायदा आपको हो रहा है। तो नाज़रीन, जितने भी रिएक्शन आप दे रहे हैं, आप देखें कि उनको किस चीज़ से मोहब्बत है। बच्चों के मामले में भी होता है, हमें पता ही नहीं होता कि बच्चों को किस चीज़ से मोहब्बत है। तो हम उस किस काम से बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इंसान की मोटिवेशन जो है, अगर आपने वो जान ली, तो फिर आप उससे बहुत सारे काम बहुत आसानी से करवा सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज हैं, इस पर आप अमल करके आप अपने मामला को बेहतर कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, इस पर हम और भी बातें कर सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर तो हम घंटों बातें कर सकते हैं। लेकिन अब आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है आपके लिए, जिसको आपको इस्तेमाल करना होगा। और अपने घर के माहौल को देखते हुए आपको करना है। बिल्कुल। जब आप रिएक्शन दिखाएंगे, तो चाहे वो ऐसा ना हो, बहुत बदतमीजी नहीं कर रहे आप, लेकिन आप संजीदगी से एक रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं ना, कम से कम आप अपना, आप ये तो शो कर रहे हैं ना कि मुझे बुरी लगी ये बात। इतना तो राइट है ना आपके पास, यानी इतना तो आपको अपने आप को करेज दिखानी पड़ेगी, आप इंसान हैं। तो आप बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, आप लड़ झगड़ने नहीं रहे हैं, आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन तो दिखाने का आपके पास राइट है ना। तो रिएक्शन दिखाइए, लेकिन डरिएगा मत उस वक्त भी, क्योंकि जब आप ये काम करते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी ख़राब होती हैं। लोग इतनी आसानी से पावर दे नहीं देते। लोग इतनी आसानी से, एक शख्स को आप जब दिल चाह रहा है गालियां बक रहे हैं, जब दिल चाह रहा है बुरा भला कह रहे हैं, और वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं गाली तो नहीं सुनूंगा अब, तो सामने वाला तो और ज़्यादा फट पड़ेगा और गुस्सा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से पावर निकल रहा है। वो तो गाली बक के काम निकलवा लिया करता था। वो पता है, जो सासें जो होती हैं वो चीखती हैं और बहुओं के हाथ पाँव फूल जाते, लेकिन काम करने लगती हैं। अब वो सास के चीखने पे भी नॉर्मल बिहेव कर रही हैं, तो सास तो फिर और चीखेंगी ना, और गुस्सा करेंगी। और ये बिल्कुल ऐसे जेन्युइन केसेस हो रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ में आया था कि नहीं, अब हमें इस तरह से नहीं करना। यानी अब ये इस तरह से हमारे पुरानी वाले तरीक़ेकार से हम अब बहू को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहू ने बदतमीजी भी नहीं की, और बहू ने अपने सास के बिहेवियर को चेंज भी कर दिया, बगैर कुछ गलत काम किए, बगैर नेगेटिविटी दिखाए हुए, सिर्फ और सिर्फ खुद को मजबूत करके और ज़बरदस्त किस्म के रिएक्शंस दिखा के अपने राइट्स के लिए लड़ना छोड़ दें अल्फाज की मदद से, कि हमारे साथ ऐसा ना करो, वैसा ना करो। जितना आप बोलेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके साथ होगा। ये बात ध्यान में रख लें। आप जितना ज़्यादा किसी से कहेंगे ना मुझे इज्जत अच्छी लगती, मुझे इस तरह से बात नहीं किया करें, मुझे मेरी बेइज्जती मत किया करें, चाहे सास से कहें, बहू से कहें, या अपने शोहर से कहें, किसी से भी कहें, जितने ज़्यादा अल्फाज होंगे उतनी चीज़ें ख़राब होंगी। लेकिन जब आप अपनी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करेंगे, तो लोग आपको इतनी आसानी से पावर नहीं देंगे। तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए, खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा नाज़रीन, हमने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं आपको, लेकिन ये अब आपको सोचना है कि आपके लिए कौन से पॉइंट्स सबसे बेहतर हैं। ये हर के घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसे पता होता है कि मेरे घर में कौन सी चीज़ चलेगी और कौन सी चीज़ नाकाबिले कबूल है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ज़ुबैर के एक दोस्त के घर पे प्रोग्राम था, वहाँ इनके सारे दोस्त अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, तो वहाँ बातचीत चल रही थी, तो बातों बातों में बात निकली, तो एक साहिबा कहने लगी मेरे शौहर जो है गुस्सा करते हैं, चीखते हैं गुस्से में। तो दूसरे दोस्त उनकी वाइफ कहने लगी आप सुन कैसे लेती हैं, मेरे शौहर तो जैसे गुस्सा करना शुरू करते हैं, मैं तो स्पीकर फुल वॉल्यूम में करके गाने लगा देती हूँ। अब हम लोग हैरान होकर शक्ल देख रहे थे, तो जो दूसरी साहिबा थी वो कहने लगी हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसा करें। तो देखिए, ये उनके घर का एक कल्चर था कि अगर उनके शौहर ने चीखना शुरू किया, डांटना शुरू किया किसी बात पे भी, तो उन्हें गाने लगा दिए या कुछ भी लगा के वॉल्यूम तेज़ कर दे कि उसकी आवाज़ तेज़ होती थी कि वो शौहर को सुनती नहीं थी। लेकिन अब दूसरी ख़वातीन जो है वो ये नहीं कर सकती हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके घर में कौन सी चीज़ जो है वो सही रहेगी और कौन चीज़ सही नहीं होगी। जी, आप ये नहीं कि डिसीजन आपको लेना है, इतनी अकल तो आपके पास होनी चाहिए ना, हम सबके पास होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा तरीका इख्तियार करना है। लेकिन साथ साथ कुछ रिस्क भी लेने पड़ेंगे, कुछ कैलकुलेटेड रिस्क भी लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करके रिस्क लें, एकदम से कोई बहुत बड़ा रिस्क मत ले लीजिएगा, बहुत बड़ा कदम नहीं उठा लीजिएगा। नाज़रीन, इतने सारे हमने आपको बताए हैं पॉइंट्स, तो इसमें से आपके लिए कौन से सूटेबल हैं, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पॉइंट्स कैसे लगे और इन पर आप किस हद तक अमल कर सकती हैं। आप इससे ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह चेंज लेकर आएंगे पॉइंट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों के कमेंट्स की रोशनी में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अभी असल में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं पिछली वीडियो के ऊपर, तो इसलिए हमने उन कमेंट को अभी डिस्कस नहीं किया। बहुत अच्छे मशवरे लोगों ने दिए हैं, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उन कमेंट्स के साथ भी आएंगे और नई वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे।
हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।